जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपना क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर बहुत ही इत्मीनान तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोगों को अपने भारत देश के इतिहास के बारे में बताया जाएगा, कैसे भारत देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है, कैसे हम लोगों ने आज़ादी पाई। और बहुत ही जो बात सच होगी मैं वो रखना प्रकट करना चाहूँगा, ठीक है, बुक को थोड़ा सा साइड करके, ठीक है। तो सभी लोग अपनी पेन पेंसिल लेके आ जाइए। आज हम लोग अपना ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात है कि भारत नेशनलिज्म का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। मैंने जो इससे पहले वाली क्लास ली थी जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें मैंने बताया था कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें बताई थी। तो नेशनलिज्म का आइडिया भारत देश में आया कैसे, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा। एंड एक मिनट, हाँ, पेन, हाँ, हमें ये जानना पड़ेगा। तो यूरोप में जब नेशनलिज्म 18 से 19 सेंचुरी में जब आया था ना, तो इंडिया में 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ, क्योंकि हम लोग दूसरे देश से देख देख के हुए ना डेवलप्ड। तो ये बताया गया यूरोप में जब नेशनलिज्म राइज हुआ वहाँ पे। तो इसकी जो शुरुआत है वो गांधी जी के आने से 1915 से, जब गांधी जी एंटर करते हैं भारत देश में 9 जनवरी 1915 को, उसी दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। एंड जब 9 जनवरी 1915 को ये आते हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को मास मूवमेंट बनाया। एंड जिसमें बहुत छोटे छोटे से ग्राम, मतलब ग्राम लेवल पे, मतलब गांव लेवल पे, और शहर, किसान, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग जुड़े। पेन की जो ये निप है इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, समझे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप समझ रहे हो ना कि गांधी जी ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, पीजेंट्स, मतलब किसान, ट्राइबल्स लोगों को, वर्कर्स, वुमेन्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, सबको एक साथ जुट करके इन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो मोर्चा है जो संभाला किसने? गांधी जी ने, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं सरोजनी नायडू, ठीक। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि आप समझ गए कि उस टाइम पर जब 1914 से 1918 वाला जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इन्हीं सब के चलते यहाँ पे भारत देश में क्या कहते हैं कि अकाल वाली स्थिति भी अभी, क्योंकि भारत देश से सैनिक भी जाएंगे, ये सारी स्थिति जो बताई जाएगी, ठीक है। किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स को कैसे इन्होंने असेंबल करके और फिर एक अच्छी लीडरशिप करी है, इसके बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे क्या बैकग्राउंड की स्टोरी हम लोग को समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो डेट है वो मैंने पीछे बताई, 1914 से 1918, ठीक। तो इसके चलते क्या हुआ कि जो टैक्स हैं वो बढ़ गए। ब्रिटिश ने वॉर के लिए क्या किए? टैक्स बढ़ा दिए। ब्रिटिशर्स ने वॉर के लिए टैक्स बढ़ा दिए, जिससे नए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करे गए। कस्टम ड्यूटीज़ क्या हैं? रेज्ड हो गई। एंड कस्टम ड्यूटीज़ क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो प्राइस बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ गई तो लोग परेशान हो गए, है ना। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस रोज शार्पली, मतलब बहुत तेज़ी से प्राइस का बढ़ना, और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई, ठीक है। और फोर्स रिक्वायरमेंट के मतलब पंजाब यूपी के गांव के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया, और वॉर के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था जब ये, ठीक, समझे। और फिर क्रॉप फेलियर एक कारण है। क्या क्या बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही है आपको कनेक्ट करते हुए चलना है कि क्रॉप फेलियर्स की जो फसल है उसमें एक अच्छा उत्पादन नहीं हो पाया, और स्पेनिश फ्लू एपिडेमिक। एपिडेमिक और पेंडेमिक ये दो वर्ड आपको पता होना चाहिए कि जो एपिडेमिक होता है वो लोकल लेवल पे होता है। एपिडेमिक एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए होता है। कहाँ के लिए? पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है एपिडेमिक, ठीक। और अगर हम पेंडेमिक की बात करें, पेंडेमिक जो होता है वो पूरे देश के लिए पूरे ग्लोबल, मतलब लार्ज एरिया के लिए होता है, लार्ज एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, इसके चलते, एपिडेमिक के चलते, फ्लू के चलते क्या हुआ,
खाने की कमी हुई, बहुत सारे लाखों पीपल जो लाखों लोगों की हत्या हुई, कई जगह अनाज की कमी हुई तो उससे लाखों लोग बीमार हुए और मरे भी। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश भारतीय लोग जो थे वो नाराज़ हो गए। तो जो लोग थे वो ब्रिटिशर से नाराज़ हो गए और ज़मीन जो थी उनकी तैयार हो गई एक बड़े मूवमेंट के लिए। जो लोग थे, देखो ये लिखा हुआ है, इंडियन पीपल बिकेम एंग्री एट ब्रिटिश रूल से एंग्री हो गए और नाखुश हो गए। फिर गांधी जी की एंट्री, इसके बाद ये चीज़ पढ़नी है, गांधी जी की एंट्री वाला टाइम पीरियड। गांधी अराइवल्स एट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के आइडिया पे चलने वाले गांधी जी, उनके बारे में बताया गया है कि जब वो आते हैं साउथ अफ्रीका से, उन्होंने क्या सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे वो। ठीक है, सत्य को प्रमाणित करने का तरीका क्या था, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, मतलब इनका ये कहना था कि सच को इतना पावरफुल है कि बिना हिंसा के भी इनजस्टिस को हरा सकता है। सिंपल सा इनका इतना कहने का मतलब था, सच इतना पावरफुल होता है, विच इज़ ट्रू। 100 झूठ बोलने से अच्छा है कि सच ज़्यादा सही है। ठीक, एंड गांधी जी सेड क्या, इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइटिंग इनजस्टिस विदाउट वायलेंस। और इनका क्या मेथड था कि हमें लड़ाई युद्ध करनी है लेकिन बिना वायलेंस के। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी, ट्रूथ इज स्ट्रांग इनफ टू डिफीट इनजस्टिस। और इनके क्या कुछ सत्याग्रह रहे हैं, पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 इंडिगो फार्मर के लिए, नील की खेती के लिए, तिनकटिया प्रणाली के लिए, मतलब 3/20 शायद इतनी ना, 3/20 लैंड्स पे आप कोई भी लैंड इंडिगो अपनी वो करेंगे, अपनी लैंड पर आपको इंडिगो उगाना होगा। इसके लिए ये चंपारण सत्याग्रह था जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार में। ठीक, फिर है खेड़ा सत्याग्रह 1917 टैक्स रिलीफ इन फेमाइन। बिहार में जो ये समझ गए चंपारण सत्याग्रह, बिहार में लोगों को इंडिगो की क्या, किसानों की मदद करी, सिंपल सी बात। ठीक, किसके उस पे गए थे इनविटेशन पे गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, अपने भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति, वो इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमाल के आदमी। खेड़ा 1917 टैक्स रिलीफ इन फेमाइन, गुजरात में जो फेमाइन हो गई थी, अकाल की स्थिति हो गई थी, उसमें टैक्स की माफ़ी के लिए गए थे और वहाँ का जो सिलसिला था उसको संभाला था। उसके बाद अहमदाबाद के जो मिल मजदूर के लोग थे, उनके वर्कर्स का वेजेस के चलते एक जो मजदूरों के वेतन हैं उसके डिस्प्यूट हो गए थे। तो डिस्प्यूट में क्या किया गांधी जी ने, उसको वहाँ का जो माहौल है उसको सही तरीके से समझा। ठीक, और जो उग्रता हो रही थी उसको सही तरीके से समझा एंड अहमदाबाद के मज़दूरों को न्याय दिलाने का काम किया। ठीक, क्योंकि वहाँ का वेजेस कम हो रहे थे और उनकी जो टाइमिंग और जो उनका प्रोफाइल है ये सब गिर रहा था, काम ज़्यादा करा रहे हो और पैसा कम दे रहे हो, ये वाला सीन था। दीज मूवमेंट्स मेड गांधी या नेशनल लीडर। और यही जो 2-3 मूवमेंट्स हैं, इन्हीं मूवमेंट्स ने गांधी जी को हाईलाइट किया और गांधी जी एक बड़े व्यक्ति की तरफ, एक महान शख्सियत की तरफ बढ़ने की मतलब ये आरंभिक सीढ़ी है। ठीक, फिर आता है रॉलेट एक्ट, द ब्लैक लॉ जिसको हम लोग जानते हैं। तो अभी यहाँ तक शायद आप समझ चुके हो, गांधी जी का अराइवल होता है अलग अलग जगह पर जाके, ये आपको तीनों पता होने चाहिए, चंपारण 1917, खेड़ा 1917, अहमदाबाद 1918। जगह आपको पता होनी चाहिए, चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद में है। ठीक, और इन्हीं तीनों जो मूवमेंट्स हैं इन्हीं से गांधी जी को नेशनल लीडर के रूप में उभरने लगे। सिंपल सी बात, अभी तक इतना समझ चुके होंगे। तो रॉलेट एक्ट 1919 को इंडिया पे जोश पे लाया गया कि ब्रिटिशर्स ने एक ब्लैक लॉ पास किया जिसमें ये बोला गया था कि बिना किसी केस के, बिना लॉयर के, बिना ट्रायल के किसी को भी हम जेल में डाल सकते हैं शक के गुंजाइश पे, सिंपल सी बात। ठीक, तो गांधी जी ने कहा कि ये जो एक्ट है ये तो स्लेवरी से भी बुरा है, क्योंकि गुलाम तो एक जो गुलाम होता है उसका एक फिक्स टेन्योर पीरियड होता है, वो गुलाम मालिक के अंदर काम करता है ना। तो यही देखो बताया गया, ब्रिटिश पास अ लॉ एनीवन कुड बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल, विदाउट लॉयर, विदाउट एविडेंस। इसीलिए इसको ब्लैक लॉ कहा गया, बिना वकील बिना दलील का कानून। ठीक, तो गांधी कॉल्ड इट द मोस्ट अनजस्ट लॉ, मतलब सबसे खराब बताया है कि इनको, इस लॉ को।
कि ये एक्ट जो है वो तो स्लेवरी से भी बुरा है। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने हड़ताल बुलाई, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करना शुरू किया। सब लोग घर पर शॉप्स बंद करके पीसफुल प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। पर ब्रिटिश ने वायलेंस किया, सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है फिर, है ना। तो देखो इस पर बताया गया है, ही स्टार्टेड आ नेशन वाइड हड़ताल शट डाउन। सभी लोगों ने अपने शॉप्स, अपने घर से निकल के क्या किया, पीसफुल प्रोटेस्ट पे उतर आए, है ना। शट डाउन करके हड़ताल गए, पीसफुल प्रोटेस्ट क्या किया, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। बट द ब्रिटिश रिएक्टेड विद वायलेंस, उन्होंने बट वो अंग्रेज हैं, उन्हें कहाँ मतलब इन सब चीज़ों से। तो उन्होंने सबसे बड़ा इंसिडेंट किया, जो भारत देश के लोगों का जवाब, कि आप लोग जवाब कैसे मांग रहे हो और काउंटर रिप्लाई कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ों को देखते हुए जब देखा ब्रिटिशर्स ने कि ये तो सजग हो रहे हैं और ये गैदर हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो अपने इतिहास में माना जाता है। इसका नाम है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है कि जो बैसाखी का दिन होता है, बैसाखी आप लोग जानते होंगे, तो उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग एक प्लेस है, हज़ारों लोग शांति से बैठे थे, वो अपना पीसफुली गैदर्ड थे और अपना जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। और जो उस टाइम पे जनरल डायर थे, उन्होंने ये सब उग्रता देखते हुए लगा दिया था कर्फ्यू। लेकिन अब लोगों को तो कर्फ्यू से इंट्रोड्यूस नहीं है। पहले के टाइम पे व्हाट्सअप तो था नहीं कि सब ने स्टेटस लगा दिया, सब पता चल गया। कर्फ्यू लगा दिया था, लेकिन पता चला कि ये कैसे यहाँ पर आ गए, है ना। पीसफुली थे जबकि, और फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट कर रहे थे पीसफुली। तब भी जो कर्फ्यू के बाद जो जनरल डायर ने जनरल ओ डायर को ऑर्डर दिया था, देन वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20,000 लोग थे, 20,000 से भी ज़्यादा लोग थे। एंड जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग विदाउट वार्निंग, पीपल वर ट्रैप्ड, मैनी डाइड। मतलब बहुत, जनरल डायर ने बिना वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर दी। लोग भाग नहीं सकते थे क्योंकि एक जो ग्राउंड था वो कैसा था, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ ये ऐसा एक कोई ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से ही एक ऐसे आने वाली रास्ता है, सब यहीं से तो अंदर जाएंगे, ठीक, और यहाँ से जाके इतने बड़े, और यहाँ पे बाउंड्री है, ये बाउंड्री है चारों तरफ, और यहाँ पे आके गैदरिंग हो गई, बहुत सारे लोग हैं, अपना फेस्टिवल आपने मेले वेले में देखा होगा, बहुत सारी जब भीड़ हो जाती है और अगर निकलने की एक ही जगह होगी तो कैसे सब भागेंगे। और यहाँ से जब जनरल डायर ओ डायर के साथ आता है और अपने सिपाहियों को लेके ऐसे यहाँ पर सबको खड़ा कर देता है, अपने सैनिकों को, और 10 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग चली, 10 मिनट तक। आप समझ रहे हो कैसा सीन रहा होगा। और यहाँ पे गेट बंद कर दिया, यहाँ पे बीच में एक वेल था, कुआं था, जहाँ पर लोग, कितने लोग डूबेंगे आप बताओ, कितने ही लोग बचेंगे, जो नीचे दबा होगा वो भी दब ही गया होगा। और छोटे बच्चों को भी मारा, बहुत सारे, मतलब बहुत सारी क्रूरता करी। इसके लिए ब्रिटिश लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स है, उन्होंने इनको, ये जनरल डायर जो हैं, इनको अवार्ड भी दिया। एंड जनरल डायर का एक स्टेटमेंट ये भी है कि जो मेरे पास तो ये जो गेट था ये छोटा पड़ गया, नहीं तो मैं यहाँ पर आगे टैंक ले जा रहा था, आर्मी का तोप ले जा रहा था, तोप से उड़ा देता सबको। कितनी क्रूएल्टी, मतलब पीक पे चली गई थी क्रूएल्टी, है ना, क्रूएल्टी पीक पे चली गई थी। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो इंडिया का है, ब्रिटिश पर से विश्वास टूटने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था, बहुत ज़्यादा, ठीक। द मस्कैर डिस्ट्रॉयड इंडियाज फेथ इन ब्रिटिश रूल, नेशनलिज्म ग्रू रैपिडली। और लोगों के अंदर क्या हुआ कि जो जब ये हुआ कि जनरल डायर लोगों ने भाग नहीं सके और बहुत इन लोग नॉर्मल लोग को बहुत मारा, निहत्थे लोगों को मारा है, ठीक। तो भारत देश के लोग थे, उनका ब्रिटिशर्स पर से विश्वास टूट गया। और आगे चल के क्या हुआ, नेशनलिज्म ऐसे ऐसे ही करके और आगे बढ़ने लगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या बताया गया है, इसके बाद बताया गया है खिलाफत इशू के बारे में। खिलाफत इशू के बारे में जो वो आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग की डेट, जलियांवाला बाग की डेट आपको पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग की डेट है
13 अप्रैल 1919। ठीक, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, आप नहीं भूलेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो खिलाफत इशू, मतलब खिलाफत इशू क्या है कि जो टर्की का जो सुल्तान था उसको हम लोग पहले कैलिफ एक पोस्ट होती थी जिसको हम लोग खलीफा कहते थे। ठीक, तो जो टर्की का सुल्तान था वॉज कॉल्ड द खलीफा, स्पिरिचुअल लीडर फॉर मुस्लिम। तो जो खलीफा होता था वो स्पिरिचुअल लीडर होता था। कौन होता था? धार्मिक जो लीडर है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने टर्की को तोड़ दिया, तो इंडिया के जो मुस्लिम थे इससे नाराज थे, और जो कैलिफ पद था ना ये डिस्ट्रॉय होने वाला था। कैलिफ जो पद था वो डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो जो 3 मुस्लिम लीडर्स थे उनके बारे में बताया गया है कि मोहम्मद अली, शौकत अली, ये जो 2 अली ब्रदर्स हैं, अली ब्रदर्स सॉरी, ये जो अली ब्रदर्स हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था कि ये जो कैलिफ पद है, गांधी जी से सपोर्ट मांगा था कि जो कैलिफ पद है उसको बरकरार रखने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने के लिए सपोर्ट भी किया था। ठीक, दे आस्क्ड गांधी फॉर सपोर्ट, गांधी सपोर्टेड इट टू ब्रिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जी ने सपोर्ट भी किया था। समझ रहे हो ना खिलाफत इशू में क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिश ने क्या किया कि टर्की को तोड़ दिया, तो जो टर्की को रियून कर दिया, तो वहाँ का जो कैलिफ पोस्ट था वो डिसअपियर होने वाला था, एक्सटिंक्ट जाने वाला था, वहाँ की पावर ख़त्म होने वाली थी। तो यहाँ पे जो लोग थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों लोगों ने हेल्प किससे मांगी? गांधी जी से, और गांधी जी ने सपोर्ट भी किया। इतना बड़ा सा एक ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या बताया गया है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया गया है, जो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी की सोच क्या थी? ब्रिटिश इंडिया पर रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात। अगर हम उनका सपोर्ट ही बंद कर दें, हम उनकी चीज़ों को लेना ही बंद कर दें, तो रूल अपने आप गिर जाएगा। ये गांधी जी का एक पर्सपेक्टिव था, है ना। तो गांधी जी का आइडिया क्या था? देखो लिखा भी हुआ है, गांधी आइडियाज, द ब्रिटिश रूल बिकॉज इंडियंस कोऑपरेट, इफ वी स्टॉप कोऑपरेटिंग देयर रूल विल कोलैप्स। सिंपल सी लाइन, अगर हम उनको कोऑपरेट करना, उनके बिजनेस को ही नहीं स्टैब्लिश होने देंगे तो कैसे वो, उनका तो कोलैप हो जाएगा ना, कोलैप्स हो जाएगा धारा से। द मूवमेंट हैड 3 मेन एरियाज, 3 मेन एरियाज के बारे में बताया गया। मूवमेंट के 3 फेजेस थे। ठीक, पहला टाउन एरियाज के जो एनसीएम के बारे में बताया गया है। टाउन एरियाज मतलब अर्बन एरियाज। ठीक, टाउन पार्टिसिपेशंस मतलब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज ये सब छोड़ दिया। टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया, लॉयर ने भी वहाँ पे कोर्ट में जाना बंद कर दिया। और जैसे कि बहुत बड़े बड़े उस टाइम के जो वो थे लॉयर थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, है ना। ये आगे चल के एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम है स्वराज पार्टी 1923 में। सिंपल सी बात। ठीक, और मोतीलाल नेहरू इज़ द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन की जितनी भी वस्तुएं हैं सबका बहिष्कार कर दो। ठीक, बॉयकॉट आपको पता होना चाहिए। खादी का यूज़ बढ़ा दिया। जब भाई बॉयकॉट करना है, बाहर की कोई चीज़ मत पहनो, यूज़ ऑफ खादी इंक्रीज्ड, खादी के कपड़े पहनो। फॉरेन के क्लोथ की इंपोर्ट 100 करोड़ से 33 करोड़ पर आ गई थी, इतना हो गया था, है ना। लगभग 100 करोड़ की इंपोर्ट से लेके 33 करोड़ पे आ गए थे। तो उनका दिमाग ख़राब हो गया कि यार बताओ, ये भारत के लोग हमारा बॉयकॉट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या आई? खादी वॉज एक्सपेंसिव, लेकिन खादी जो थी वो महंगा था। वीविंग वॉज स्लो, मतलब बुनाई, लेकिन वो भी स्लो। मिडिल क्लास लॉयर्स तो जो थे वो जल्दी परेशान हो गए क्योंकि इतनी महंगाई कैसे फेस करेंगे, है ना। तो सम प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट, तो प्रोटेस्ट में कुछ जगह वायलेंस भी हुआ, फिर हम विलेज एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। जो किसान लोगों के जो एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या इनका रोल रहा है। तो यूपी में जैसे लीडर कौन थे? बाबा रामचंद्र। पीजेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हाई रेंट्स, कि जो इतना ज़्यादा वो रखे हो आप रेंट, उसको कम करो। बेगर फोर्स मतलब ज़बरदस्ती आप काम नहीं करा सकते हो। हार्श लैंडलॉर्ड मतलब लैंडलॉर्ड की जो अत्याचारी है पॉलिसीज़ के खिलाफ स्ट्रगल किया, है ना। तो किसान का सिंपल से इतना कहना था
कि गांधी राज आ रहा है, अब हमारे ऊपर जुल्म नहीं होंगे और ये जो ब्रिटिशर्स की जितने भी गुड्स हैं और इम्पोर्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट करना है, सिंपल उनका बॉयकॉट करना है। ठीक। दे बिलीव्ड गांधी राज इज कमिंग, लैंड लॉर्ड्स पावर विल एंड। गांधी राज आ रहा है तो लैंडलॉर्ड का पावर क्या होगा, खत्म होगा, अत्याचार खत्म होगा। बट देयर एम्स वर लोकल, नॉट एग्जैक्टली द सेम एज गांधीज नेशनल गोल्स। पर उनकी जो डिमांड ज़्यादा लोकल थी कि रेंट रेट यूज़ कर दो एटसेट्रा। मूवमेंट के असली डायरेक्शन गांधी जी के जो नेशनल एजेंडा से थोड़े अलग हो गए। वो उनका गांधी जी का पर्सपेक्टिव कुछ अलग था, लेकिन ये जो गांव के लोग था इनकी डिमांड कुछ अलग हो गई। फिर हमें ट्राइबल पार्टिसिपेशंस की बात करनी है। जो ट्राइबल्स लोग थे, जो जनजाति वाले लोग थे, उनका क्या है। तो आंध्र प्रदेश के जो गूदम हिल्स हैं वहाँ के जो लीडर थे अलूरी सीता राम राजू, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई कि जो ब्रिटिश ने फॉरेस्ट लॉ बनाकर ट्राइबल्स के फॉरेस्ट राइट्स छीन लिए थे, ये एक प्रॉब्लम है। फॉरेस्ट लॉ टुक अवे ट्राइबल्स फॉरेस्ट राइट्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाकर जो ट्राइबल्स के जो राइट हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर, जंगल के ऊपर, वो सब छीन लिए गए थे। तो ये जो सीताराम राजू जी हैं, इन्होंने गांधी जी का नाम लेकर लोगों को इंस्पायर किया और वॉयलेंट गोरिल्ला वॉरफेयर चलाया। ये देखो बताया गया, ट्राइबल्स कुड नॉट ग्रेज कैटल और कलेक्ट फ्यूल वुड और कलेक्टिवली फ्रीली। राजू इंस्पायर्ड ट्राइबल्स यूजिंग गांधीज नेम बट ही यूज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर विच गांधी डिड नॉट सपोर्ट। तो सीताराम राजू जी ने गांधी जी का नाम लेकर क्या किया कि लोगों को इंस्पायर किया, पर वॉयलेंट गोरिल्ला वॉरफेयर चलाया। ये गांधी जी की नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी से अलग था। गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं होगा, वो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। और यहाँ पर क्या हुआ, वायलेंस क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद जब ये इतना ज़्यादा सारी चीज़ों का बॉयकॉट कर रहे हैं और लोग अब सजग हो रहे हैं, ठीक है, तो बॉयकॉट करने के बाद अब लोगों के अंदर उग्रता, फ्रेंजीपन जो है वो, उन्माद, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो लोग अब अपने राइट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हीं सब के चलते हुए लोग जब गुस्सा हो रहे हैं, लोगों का एंगर जब पीक पे जा रहा है, तो इन्हीं सब के चलते जो एक इंसिडेंट है चौरी चौरा, जो चौरी चौरा कहाँ पे हुआ है, ये मैप वर्क में हमेशा आता है। चौरी चौरा गोरखपुर में, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। कहाँ पर, गोरखपुर। कहाँ पे, गोरखपुर। तो गोरखपुर में क्या किया कि बर्न्ट अप पुलिस स्टेशन, 22 पुलिसमैन डेड, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, 22 पुलिस वाले मर गए। तो गांधी जी ने तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, मतलब कि वापस कर लिया कि यार हमने कहा था कि प्यार से बात करनी है, नॉन वायलेंस है, आप लोगों को गुस्सा कर रहा हो, कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस कर लिया। कई लीडर्स जैसे जो थे, जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और बहुत सारे लीडर्स जो थे, वो इस मूवमेंट से क्या हुए, अपसेट हुए कि सब चीज़ें सही तरीके से चल रही थी, फिर एग्जीक्यूट नहीं क्यों कर पाए हम लोग प्लान को, है ना। फिर 1920 के बाद क्या हुआ कि 1923 में फॉर्मेशन होता है स्वराज पार्टी का, 1923 में, 1923 में। इसके लीडर हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी। वो क्या बिलीव करते थे, जो अभी आप इतना समझो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद कई लीडर्स ने सोचा कि जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर काम करके रिफॉर्म्स को फोर्स करें, ठीक है। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर, मतलब समझे कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर अगर हम चले जाएंगे तो अपनी बात रख पाएंगे। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर जाके रिफॉर्म करने की क्या करें, कोशिश करें, रिफॉर्म करने की कोशिश करें, सिंपल सी बात। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने ही मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, जिसका एम क्या था, जिसका लक्ष्य था लेजिस्लेटिव काउंसिल का यूज करके ब्रिटिश को रिफॉर्म्स देने को मजबूर करना। देखो लिखा भी हुआ है, वर्क्स इनसाइड द ब्रिटिश काउंसिल एंड फोर्स रिफॉर्म्स फ्रॉम विद इन। दे फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, इन्होंने फॉर्मेशन किया। और एम क्या था, एम था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का यूज़ करके जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे रिफॉर्म देने पर मजबूर करना। रिफॉर्म मतलब सुधार करने पर,
रिफॉर्म्स करने पर क्या करना, मजबूर करना। रिफॉर्म्स करने पर क्या करना, मजबूर करना, कि रिफॉर्म तो करने ही पड़ेंगे, कैसे नहीं करोगे। ठीक, इन सब के चलते हुए आगे आप अभी तक समझ रहे होगे, हमने 9 जनवरी 1915 से पढ़ाना शुरू किया था कि जब गांधी जी आए, और फिर उसके बाद 1900 हमने पहले चंपारण पढ़ा, फिर उसके बाद खेड़ा पढ़ा, अहमदाबाद पढ़ा, उसके बाद फिर हमने जलियांवाला बाग पढ़ा, खिलाफत इशू पढ़ा, खिलाफत इशू के बाद 1920 में हमने पढ़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 3 फेजेस में चला, ठीक है, रूरल, अर्बन और एक और था ट्राइबल्स कम्युनिटी, ठीक है। तो अर्बन्स लोग थे जिन्होंने अपनी शिक्षा, एजुकेशन, ये सब से प्रोटेस्ट करने लगे, और लोग काम पर जाना बंद कर दिए, ठीक। और रूरल में क्या था, रूरल्स ने अपने जो कहा था कि हमारा जो वेजेस है उसको बढ़ाओ, ठीक। और जो ट्राइबल्स लोग थे, ट्राइबल्स लोग का क्या काम था, अलूरी सीताराम राजू ने लोगों को गांधी जी बनकर इंस्पायर किया था, गांधी जी की आइडियोलॉजी को बताया था, ठीक है। अभी तक शायद आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। और 1922 के बाद, जब 1920 के बाद जब लोग उग्रता की तरफ जा रहे हैं, तो चौरी चौरा इंसिडेंट होता है जो गोरखपुर में, ठीक। गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, ठीक। तो प्रोटेस्टर्स क्या होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो 22 पुलिस वालों को जला देते हैं जिंदा। जो गांधी जी को लगा कि ये तो यार बड़ी उग्रता कर रहा, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बैकफुट पे चले गए थे और इसको रोक दिया था। इससे कई सारे लीडर्स नाराज़ भी हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अब क्या हम कर सकते हैं, तो वो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ये सोचते हैं कि हम ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी के अंदर काम करके रिफॉर्म्स करने के लिए बात करेंगे। और जो स्वराज पार्टी का एक ही एम था कि ब्रिटिशर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए मजबूर करना, सिंपल सी बात। अभी तक इतना ही पढ़ा था हमने, ठीक। आगे क्या है, ग्रेट डिप्रेशन एंड साइमन कमीशन, कि ग्रेट डिप्रेशन एंड साइमन कमीशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है कि अब तक क्या है कि मंदी आ चुकी है पूरे, देखा जाए तो वर्ल्ड में मंदी है, क्योंकि इंडिया के फार्मर्स की जो वैल्यू है वो गिर गई है। पीजेंट्स और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, समझ रहे हो ना। जो किसान हैं, क्या कारण क्या है, जो किसान हैं वो, किसान क्या है, किसान की वैल्यू गिर गई है, तो किसान की वैल्यू गिर गई तो पीजेंट्स और भी ज़्यादा सफ़र करने लगे, और ग्लोबल प्राइस कोलैप्स्ड एंड इंडियन पीजेंट्स सफ़र्ड ड्यू टू फॉलिंग क्रॉप प्राइस। फसल के प्राइस गिरने से जो किसान है उसकी वैल्यू भी गिर गई, फसल की वैल्यू भी गिर गई। साइमन कमीशन 1928 1928 में बताया गया है कि जो इंडियन को इग्नोर करके पूरे ब्रिटिश मेंबर्स के बारे में बताया गया है, इंडियंस को इग्नोर कर दिया गया 1928 में, ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, इसीलिए इसको साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। और इंडियन को इग्नोर करके पूरे ब्रिटिशर्स मेंबर्स को कर दिया, ठीक है। तो साइमन कमीशन को ही हम लोग वाइट मैन कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट मैन, वाइट मैन। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, इंडियन प्रोटेस्टेड एवरीवेयर। और स्लोगन क्या था, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो उसी के चलते लाला लाजपत राय जी की सर पे लाठी मार दी जाती है, लाठी चार्ज, देन उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो लेकिन वो हटते नहीं हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी, ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश शासन की ताबूत बनकर निकलेगी, हाँ, ताबूत के रूप में आएगी अभी। तो उन्होंने ये बताया था कि हमारे देश में कैसे और भी लोग हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो अभी आएंगे। भगत सिंह ने फिर बहुत सारे लोगों को मारा, एंड इनका बदला भी लिया। किसने लाठी मारी थी, एक क्या नाम था उसका, सैंडर्स, सैंडर्स नाम था, सैंडर्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा। कांग्रेस डिमांड पूर्ण स्वराज इन 1929 लाहौर सेशन। तो अब उग्रता और पीक पे चली गई है, तो ब्रिटिशर्स समझ गए हैं कि अब ये हमारे हर एक चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे लोगों को भी मार रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि
नेहरू रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक, नेहरू रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया। तो कांग्रेस ने 1929 जो लाहौर में सेशन हुआ, ये पता होना चाहिए आपको कि पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ करी गई थी, लाहौर सेशन में। तो लाहौर सेशन 1929 पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। और सबसे पहले कहा किसने था? हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी, देख रहे हो आप लोग कहते हो हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं बेटा, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी जी ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात रखी थी 1929 के लाहौर के सेशन में, ठीक। फिर इसके बाद जो एक मूवमेंट है जिसके बारे में बताया गया है, अच्छा पूर्ण स्वराज से पहले ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि क्या, अच्छा वो आगे बताया गया होगा। इससे पहले हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1934, जिसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। 1930 से 1934 तक क्या हुआ? गांधी जी का सबसे आइकॉनिक कैंपेन था ये, मैं बोल रहा हूँ सबसे मस्त। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का था, एम क्या था कि ब्रिटिश के जितने भी लॉ हैं उनको तोड़ना है और पीसफुल्ली सप्रेसिंग करने हैं अनजस्ट रूल्स को, ठीक। जो भी रूल्स अनवांटेड हैं उनको पीसफुल्ली प्रोटेस्ट करना है, ठीक। तो सॉल्ट लॉ का तोड़ना, ये सब बताया गया है। तो ये बताएंगे कि सॉल्ट लॉ का जो तोड़ने, इसी को हम लोग कहते हैं नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। एक एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है इससे, ठीक है। ब्रिटिश हैड अ मोनोपोली ऑन सॉल्ट। तो गांधी जी ने, अच्छा ये सोचो कि पहले गांधी जी ने क्या सोचा होगा? गांधी जी ने ये सोचा होगा कि एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो पूरे भारत देश, पूरे भारत देश को, एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो पूरे भारत देश को अफेक्ट करे। तो तब के टाइम पे हम ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना, इंस्टाग्राम या ऐसा कुछ, आज तो है इंस्टाग्राम। तब के टाइम पर उन्होंने कहा कि नमक सबसे मूलभूत चीज़ है, नमक जो है सबके लिए मूलभूत चीज़ है। और नमक आंदोलन हम लोग करेंगे, सॉल्ट क्योंकि एक बेसिक चीज़ है जिसने ब्रिटिशर्स द्वारा टैक्स लगा दिया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट बना के हम जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज करेंगे, सिंपल सी बात, इनका सॉल्ट हम नहीं खाएंगे, ठीक। ये जो टैक्स हमसे लेना चाहते हैं, तो इसी के चलते जो सॉल्ट मार्च बताया गया है, कहाँ से? साबरमती के नवसारी से लेके कहाँ तक, दांडी मार्च का वो कहाँ तक था, अभी बताएंगे। देखो कितना, 240 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती टू दांडी, 241 मील था शायद, किलोमीटर नहीं था, 241 मील था और ज़्यादा ही था इससे। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रोक कर दिया सॉल्ट लॉ। दिस स्पार्क्ड मास प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। और गांधी जी ने क्या किया, कुछ लॉज तोड़ दिए वहाँ पर जाके, और कानून, नमक कानून जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मेड सॉल्ट यहाँ पर कानून बनाया, और जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया। जो नमक कानून था जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था उसको तोड़ दिया। इतना शायद समझ में आया हो अभी तक। पीपल ब्रोक मैनी लॉज मेकिंग सॉल्ट, रिफ्यूज टू पे टैक्स, बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लोथ्स, पिकेटिंग लिकर शॉप्स, ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉ। ब्रिटिश अरेस्टेड 90,000 ओवर 90,000 पीपल्स। और लगभग ये 241 माइल्स होगा बेटा, 241 माइल्स होगा, 1 किलोमीटर नहीं होगा यहाँ पे, 241 माइल्स होगा। 241 माइल्स होगा, सिंपल। क्या बताया गया है कि उन्होंने जब नमक कानून तोड़ा तो लोगों ने क्या लॉज तोड़े कि उन्होंने सॉल्ट बनाया, ठीक, और फॉरेस्ट लॉ तोड़ दिया, लैंड रेवेन्यू देने से मना कर दिया, ठीक, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट कर दिया, लिकर शॉप पिकेटिंग एंड फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया था। ब्रिटिश अरेस्टेड ओवर 90,000 पीपल, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। अभी तक शायद इतना समझ में आया होगा।
एंड फिर उसके बाद होता है कि ये सब क्या चल रहा है देश में। एंड इसके बाद क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं अपने भारत देश, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लोग गए हैं अपने भारत देश से, पहले तो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता होना चाहिए कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं। एक है 1930, एक 1931 और 1932। ठीक है, तो कांग्रेस ने किस में हिस्सा लिया है, इसमें गांधी जी, सरोजिनी नायडू, ये सब लोग गए थे, इसमें गए थे 1932 में। और जो तीनों में गए हैं इस वाले में भी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड आर एम जयकर, तेज प्रताप सप्रू, ये लोग। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी बताया जाएगा 1931 में, कि समझौते में क्या हुआ। पैक्ट मतलब होता है ट्रीटी, समझौते की बात कर लो। ठीक है, इतना भी क्या रूठना, वो वाली बात। तो गांधी जी को बुलाया जाता है, लॉर्ड लॉर्ड नहीं डॉग इरविन 1931 में। 1930 में गांधी जी को लंदन जाएंगे एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो ब्रिटिश के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगा। फिर उसके बाद कंडीशंस क्या थी कि, पर ब्रिटिश जो थे सिविल डिसोबीडियंस को एक्सेप्ट नहीं किया, जो सिविल डिसोबीडियंस उनका मूवमेंट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो गांधी जी वापस आकर मूवमेंट जो था उसको रिज्यूम करते हैं, यही बताया गया है। ब्रिटिश एग्रीड टू, उन्होंने क्या किया, गांधी और इनकी बात चल रही है इरविन की कि हम आपकी कुछ शर्तें मानेंगे, आप हमारी मानिए। तो ब्रिटिश एग्री किसमें कर दिए थे, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी हमने राजनीतिक लोगों को अगर बंदी बना के रखा उनको सबको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। और क्या बताया गया, अ, अम, और क्या बताया गया कि जो ब्रिटिश के, क्या बताया गया, गांधी एग्रीड टू, लेकिन गांधी जी अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड बट ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट द मेजर इंडियन डिमांड्स। तो उन्होंने कहा, ये जो इरविन है इन्होंने गांधी जी से कहा कि हम आपकी सारी बात मानेंगे, बट ये जो आप इंडियन की जो डिमांड्स हैं तो उनकी कुछ मेजर चीज़ें थी जिनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इरविन ने। तो गांधी जी वहाँ से लंदन से आते हैं और फिर से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अपना रिज्यूम करके गए थे, सॉरी पॉज करके गए थे, उसको रिज्यूम करते हैं, समझे, जो पॉज करके गए थे उसको रिज्यूम करते हैं। तो ब्रिटिश कैसे बुलाएंगे भाई, किसी को कुछ शर्तें रखोगे तभी तो बुला पाओगे। इन्होंने कहा कि हम आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर देंगे, आ जाइए। ठीक, और आपके पीसफुल प्रोटेस्ट भी अगर आप करना चाहो तो वो भी आपको एग्री कर देंगे। लेकिन गांधी जी किस बात पे एग्री थे कि, तो गांधी जी ने इनकी बात मान के सेकंड राउंड टेबल में गए, लेकिन उन्होंने जब अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अपनी कुछ डिमांड्स रखी तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया उन सबको। तो गांधी जी ने वहाँ से आके, लंदन से आके, जो अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जो पॉज मूवमेंट था, उसको रिज्यूम कर दिया। ठीक, इसके बाद है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स पर अलग अलग जो समूह हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक, तो रिच और पीजेंट्स जो पीपल से, उनकी क्या डिमांड थी कि वांट रेवेन्यू रिडक्शन, कि जो उनकी डिमांड है कि रेवेन्यू कम हो। ठीक, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेवेन्यू कम नहीं किया, वो दो फेज में, वो फेज 2 में एंग्री हो गए। सपोर्टेड अर्ली बट गॉट एंग्री व्हेन डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड। तो वो क्या हुए कि रिच पीजेंट्स एंग्री हो गए, ठीक, क्योंकि उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। और पुअर पीजेंट्स, इनकी क्या समस्या थी, वांटेड रेंट एमिशन एंड डेप्ट रिलीफ, कि कम से कम कर्जे से थोड़ा मुक्त कर दो। ठीक है, लैंडलॉर्ड से जो प्रेशर है, ये सारी चीज़ें। तो गांधी जी ने उनके लिए नॉन पेमेंट ऑफ रेंट को सपोर्ट नहीं किया, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। तो देखो लिखा भी हुआ है, गांधी डिड नॉट फुल्ली सपोर्ट रेंट नॉन पेमेंट, दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड। तो जो पुअर पीजेंट्स थे वो क्या हुए, थोड़ा निराश हो गए। क्योंकि गांधी जी ने उनके जो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट का जो सपोर्ट नहीं किया था, तो जो पुअर पीजेंट्स थे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए।
बिजनेस क्लास के बारे में बताया गया है कि ये बिजनेस क्लास वाले क्या चाहते थे, वो फ्री ट्रेड चाहते थे कि हम हर जगह फ्री ट्रेड कर सकें। ब्रिटिशर्स ने जो टैक्स बढ़ा दिए, इससे हम बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, इनिशियली सपोर्ट दिया, सपोर्टेड इनिशियली, एंड बताया गया है कि विड्रॉ सपोर्ट व्हेन डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड। पर राउंड टेबल में उनकी जो डिमांड्स हैं वो रिजेक्ट हो गई, तो वो पीछे हट गए। ठीक है, बिजनेस क्लास वाले। वुमेन की बात बताई गई है, वो पहली बार पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर, वुमेन्स ने भी बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिया पिकेटिंग, मार्च, प्रोटेस्ट में। एंड पर बाद में क्या हुआ, पॉलिटिकल राइट्स में वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया, बट वर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स बाय कांग्रेस लेटर। बाद में क्या हुआ कि उनको पॉलिटिकल राइट्स में वुमेन्स को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक, इतनी बात बताई गई है। एंड इसके बाद जो बात बताई गई है कि नेशनलिज्म और कल्चर की बात बताई गई है। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है। जलियांवाला बाग एंड खिलाफत इशू। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, जो जलियांवाला बाग है, इस पे जो अरेस्टिंग हुई थी दो लोगों की, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और डेट्स आपके जो बताई गई हों, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल 1919 को कर्फ्यू लगाया गया था, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाएं। कब जो नेशनल मूवमेंट के जो ज़्यादा लीडरशिप कर रहे थे उनको कब अरेस्ट किया गया। और क्या बताया गया है, नेशनलिज्म एंड कल्चर के बारे में बताया गया होगा फिर। कि नेशनलिज्म एंड कल्चर के बारे में बताया गया है कि जो भारत माता की जो इमेज है वो अबिंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु पेंटेड इमेज ऑफ भारत माता। तो पता होना चाहिए कि भारत माता की जो इमेज है अबिंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। और अबिंद्रनाथ टैगोर से हम रिलेट कर सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अपना जो वो जनगण मन लिखा है ना, जनगण मन, जनगण मन। जनगण मन की अवधि कितनी होती है, 52 सेकेंड्स। और 52 सेकेंड। और ऐसे ही जो ये नेशनल एंथम है ना, जनगण मन। और ऐसे ही जो नेशनल सॉन्ग है वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 65 सेकेंड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 65 सेकेंड। फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स यूज टू बिल्ड नेशनल यूनिटी। फिर क्या हुआ, रीजनल कल्चर्स को यूनाइट करने में हेल्प करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक फोक सॉन्ग होना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए। और इसी के चलते कुछ मूवमेंट्स हैं छोटे छोटे से, जो जैसे पंजाब में गदर मूवमेंट एंड बंगाल ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, है ना। ये सारी बात, फ्लैग्स का डेवलपमेंट हुआ कि पहला फ्लैग्स जो इंट्रोड्यूस हुआ स्वदेशी मूवमेंट में, पहला नेशनल फ्लैग हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में। फिर 1921 में गांधी फ्लैग्स विद चरखा इंस्पायर्ड विद मॉडर्न ट्रायंगुलर, गांधी जी का जो चरखा वाला जो था, जो फ्लैग था वो इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आज का जो ट्राई कलर जो फ्लैग है इसी पर बेस्ड है, जो चरखे वाले कॉन्सेप्ट पे। और क्या बताया गया है, जो अलग अलग कलर है उनका अलग अलग मतलब है। ठीक है। एंड अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो नेशनलिज्म का मतलब सबके लिए सेम नहीं था, नेशनलिज्म का मतलब सबके लिए डिफरेंट था। फार्मर्स के लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या था कि जो रेवेन्यू है वो कम हो, टैक्सेस कम हो। समझे, कि रेवेन्यू और टैक्सेस कम हो। और जो ट्राइबल्स पीपल, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग चाहते हैं कि हमारा फ्री ट्रेड हो जाए। क्या हो जाए, फ्री ट्रेड हो जाए। और जो ट्राइबल्स हैं वो फॉरेस्ट राइट चाहते हैं। सबके डिफरेंट डिफरेंट है ना।
ट्राइबल्स क्या चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट राइट हमारे पास होने चाहिए। और वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बताया गया है। गांधी जी ने स्वराज और नॉन वायलेंस पे काम किया और अलग अलग ग्रुप्स के एक्सपेक्टेशंस रखी, फिर भी ये सब मिलकर इंडियन नेशनल मूवमेंट को पावरफुल बनाया है। तो एक जो कुछ हम भूल रहे हैं हमें लग रहा है, हाँ, जब ये हुआ था ना जलियांवाला बाग, जब जलियांवाला बाग ये हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो जो कुछ लोगों के पास भारत देश में उपाधियां थीं, ठीक है, जैसे कौन कौन लोग थे जो पीसफुल लोग थे, उन्हीं को हमेशा वो जो ब्रिटिशर्स थे वो टाइटल देते थे। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि थी, नाइटहुड की। रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने अपने अपने टाइटल्स जो थे वो वापस कर दिए, टाइटल को क्या कर दिया, वापस कर दिया, जो ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब टाइटल आप देख लीजिएगा, एक लोग रविंद्रनाथ टैगोर का शायद नाइटहुड है और गांधी जी का देख लीजिएगा। इसके बाद क्या हो सकता है, इतना ही शायद चैप्टर में मेन चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आप लोगों ने इतनी देर में अपने पूरे चैप्टर को रिवीजन करने की कोशिश करी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।